हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ पढ़ेंगे इस वीडियो में साइंस जो कि एनसीईआरटी का है। और एनसीईआरटी के साइंस का 8 क्लास का हम आज अध्ययन करेंगे और 8 क्लास का यह थर्ड चैप्टर है, यानी कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके तीसरे अध्याय को, थर्ड चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि रेशे क्या है, संश्लेषित रेशे क्या है और प्लास्टिक क्या है। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, कपड़े यानी कि जो फैब्रिक से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। कपड़े किससे बनाए जाते हैं? प्राकृतिक स्रोत से, कृत्रिम रेशों से प्राप्त ये होते हैं जो रेशे मतलब फाइबर्स, उनसे बनाए जाते हैं। अब देखते हैं कि आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। हमने पिछली कक्षा में 6 क्लास में भी और 7th क्लास में भी दोनों में पढ़ लिया है कि रेशे कितने तरह के होते हैं, प्राकृतिक होते हैं और कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक वे होते हैं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, यानी कि कपास, ऊन, रेशम, ये सभी क्या हैं, जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं और जो पेड़ों से प्राप्त होते हैं, ये सारे रेशे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। और दूसरी ओर संश्लेषित रेशे क्या हैं? मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? संश्लेषित और मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि संश्लेषित रेशे क्या है। संश्लेषित रेशा क्या है, इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं। एक संश्लेषित रेशा भी क्या है कि छोटी इकाइयों से जोड़कर बनाई गई श्रृंखला है। संश्लेषित रेशा क्या है? तो यह छोटी इकाइयों से जोड़कर बनाई गई एक सीरीज है। अब प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, वह क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है, एक केमिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं। बहुत जो इस तरह से छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी और एक इकाई मतलब एकल इकाई बनाते हैं, तो वह क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है, यानी कि अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाता है। अब पॉलीमर शब्द क्या है भाई? पॉलीमर है एक ग्रीक वर्ड, ठीक है, और जिसमें दो शब्द होते हैं, पॉली और मर। पॉलीमर जो है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है और यह ग्रीक वर्ड है। और पॉली का अर्थ इसमें होता है मेनी, यानी कि अनेक, और मर का अर्थ होता है यूनिट और उसका भाग। ठीक है, मर का अर्थ होता है भाग अथवा इकाई। तो अब हम यह देखते हैं कि दोनों मिलकर के जब क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनता है। पॉलीमर का अर्थ आप समझ गए होंगे कि पॉलीमर क्या है। ठीक है, अब बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। पॉलीमर क्या होते हैं? प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। कपास क्या है? एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। बहुलक जो है एक जटिल पदार्थ है, जटिल प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, और जो प्राकृतिक में भी पाया जाता है वह भी जटिल होता है। उसको तोड़ना यानी उससे कुछ और पदार्थ बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप उसको रासायनिक विधि से, किसी और विधि से बना सकते हैं। तो यह क्या है? कपास क्या है? हमारा एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। ठीक है, अब संश्लेषित रेशे जो हैं, इनके प्रकार क्या हैं? जो हम संश्लेषित रेशे देखते हैं, इनके प्रकार क्या हैं? तो ए पढ़ते हैं, यानी कि रेयॉन के बारे में। ठीक है, रेयान क्या होता है? तो रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। हमने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक बड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। हमने इसके बारे में पढ़ा है कि चीन में जो राजा रानी थे, वो एक पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे? जो रेशम था उसकी खेती वहीं से शुरू हुई थी और चाय पी रहे थे वो, और चाय में रेशम का कीड़ा उसके प्यूपा सहित नीचे गिर जाता है और एक उनको मुलायम सा लुगदी जैसा एक यूनिट प्राप्त होता है, और उसको वो लोग बाद में उससे क्या करते हैं? धागा बनाते हैं। इस प्रकार से उनको पता चलता है कि इससे कपड़े, इस तरह से रेशम बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि चीन में शुरू होता है रेशम का उत्पादन, लेकिन इसको बहुत लंबे समय तक क्या किया गया? गोपनीय रखा गया, सुरक्षा में रखा गया कि बाहर ना निकले, बाहर के लोग इससे परिचित ना हो जाएं। लेकिन होनी जो होता है वही होता है। चारों तरफ फिर इसका प्रचार प्रसार हुआ, हो गया, और धीरे धीरे हर जगह रेशम का उत्पादन होने लगा कीटों के माध्यम से। अब क्या है कि रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। रेशम जो है इसको क्या किया गया? कृत्रिम रूप से भी बनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि बहुत जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको हम क्या करते हैं? मानव ऐसा है कि उसको कृत्रिम रूप में खुद बनाने का कोशिश करने लगता है। यहाँ तक कि हमने तो अब जा कर के बच्चों का क्लोन, या जो भी आप गाय और जो और अन्य जानवर हैं उनके क्लोन भी बनाने लगे। हम कृत्रिम अपना ब्लड तक बनाने लगे। तो हमारा जो कृत्रिम आने लगा वो हार्ट तक आने लगा। तो इंसान डेवलप करता है उसको, एक अलग तरह की
उत्तेजना होती है कि हम जो चीज़ें देखते हैं उसको बनाने का कोशिश करते हैं। रोबोट बनाने लगे, कुछ दिन में मानव भी बनाने लगेंगे, ठीक है। रोबोट क्या होता है, एक उसमें बहुत सारा सेंसेशन भी अब आ गया है। ऐसा नहीं है कि रोबोट केवल एक मशीन ही रह गया है, उस बहुत तरह के रोबोट बनाए जाने लगे। कुछ जो कंट्री हैं वो रोबोट को नागरिकता भी देने लगे, तो मानो इस तरीके के काम करते रहता है। इसी तरह से क्या हुआ कि रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए, ठीक है। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई, ठीक है। यह क्या हुई, जब 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो गई। इस प्रकार का रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया, ठीक है। जो कास्ट लुगदी यानी कि रासायनिक उपचार से इनका केमिकल ट्रीटमेंट करके प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। ये इस प्रकार से जो प्राप्त हुआ यह क्या कहलाया, रेयान कहलाया या कृत्रिम रेशम कहलाया, ठीक है। आर्टिफिशियल रेशम कहलाया ये। अब क्या है कि ये आप देख सकते हैं रेयान निर्मित वस्तु का चित्र है, वस्तुओं का चित्र है। इस तरह से आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं आगे कि और क्या कुछ है। नाइलॉन, दूसरा है नाइलॉन। संश्लेषित रेशे के प्रकार हम पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें है बी नाइलॉन। नाइलॉन क्या है, नाइलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतुओं से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया, ठीक है। अब इसमें क्या देखते हैं हम कि यह एक मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 ईस्वी में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, ठीक है, प्राकृतिक रॉ मटेरियल यानी कि जो आप जंतु से या पौधे से प्राप्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कच्चा माल, प्राकृतिक कच्चा माल यानी कि नेचुरल जो होता है रॉ मटेरियल उसको हम बोलते हैं। अब इसका निर्माण कोयला, जल और वायु से किया गया, ठीक है। इसका निर्माण किससे किया गया, कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। इस तरीके से यह क्या था, पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था, ठीक है। नायलॉन, आप अभी भी जो नायलॉन की रस्सियाँ आती हैं उसको आप देखेंगे तो क्या होती हैं, प्रबल होती हैं यानी मजबूत होती हैं, प्रत्यास्थ होती हैं यानी कि खींचने के बाद वो उनमें फैलाव भी होता है, और वो हल्का होता था। आज भी जो रस्सी आप घरों में बांधने वगैरह के लिए यूज करते हैं उसमें इस तरह के गुण पाए जाते हैं। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। इसको तुरंत थोड़ा सा हाथ से रगड़ देने पर क्या होता है, साफ हो जाता है और यह चमकीला होता है। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। इससे कपड़े भी क्या किए जाने लगे, बनाए जाने लगे। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैरासूट और चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल होता है, बहुत मजबूत होता है। अब हम देखते हैं कि क्या है कि हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग में लाते हैं, कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे कि जुराब, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों के सीट और पट्टे, सीट के पट्टे, ठीक है। इस तरह से स्लीपिंग बैग और पर्दे। इस तरीके से नायलॉन का उपयोग पैरासूट बनाने के लिए भी किया जाता है। नायलॉन से निर्मित आप पर्दे, मोजे यहाँ पे देख सकते हैं। और माउंटेनरिंग के लिए यूज़ किए जाने वाले जो रस्से होते हैं, वो रोप होते हैं, वो भी बनाए जाते हैं इससे, ठीक है। तो नायलॉन बहुत ज़्यादा हमारे उपयोग के लिए यूज होने लगा, उपयोगी साबित होने लगा। और चट्टानों पर चढ़ने हेतु जो रस्से यानी कि जो क्लाइंबर हैं, माउंटेनर हैं, वो यूज़ करते हैं इसका। इस तरह से इसका निर्माण होने लगा। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, ठीक है। आप यह समझ सकते हैं कि यह इस्पात के तार से भी अधिक मजबूत होता है। अब नायलॉन रेशे का उपयोग देख सकते हैं, पैराशूट बनाने में इसका यूज़ होता है। और इस तरह से जो क्लाइंबिंग करते हैं यानी कि माउंटेनर होते हैं वो यूज़ करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग में भी यूज़ करते हैं और स्नो क्लाइंबिंग में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, माउंटेनर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है और भी जो रेशे हैं या नहीं हैं। सी, अब हम पढ़ते हैं सी यानी कि पॉलिस्टर और एक्रिलिक के बारे में, ठीक है। अब पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। इसमें क्या होती हैं, सिलवटें जो होती हैं यानी कि जो घुर्ची होती है वो नहीं पड़ती है, यह सपाट रहता है, ठीक है, सफलतापूर्वक धुल जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। इससे बहुत ज़्यादा कपड़े बनाए जाने लगे। यह इसमें गुण होता है कि इसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं, सफलतापूर्वक इसको बहुत जल्दी और कम खर्च में इसकी धुलाई हो जाती है। इसलिए इसका क्या हुआ कि वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग ज़्यादा होने लगा। अब देखते हैं कि टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। टेरिलीन क्या है, पॉलिस्टर का ही एक प्रकार है जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, फेमस है, ठीक है।
अब देखते हैं कि पेट, पीईटी यानी कि पॉलीएथिलीन टरथेलेट, ठीक है, पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर आप देख सकते हैं कि ये भी पॉलिस्टर का ही प्रकार है, यानी कि पेट पॉलीएथिलीन टरथलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। इन सभी का निर्माण इससे किया जाता है। अब एक बार बॉक्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम नीचे पढ़ेंगे। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के बारे में देखते हैं। पॉलिस्टर यानी कि पॉली जोड़ ईस्टर वास्तव में एक रसायन जो ईस्टर कहलाता है कि इकाई की पुनरावृत्ति से बनता है। उस इकाई को बार बार दोहराने से क्या बनता है? पॉलिस्टर बनता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। एस्टर क्या है? वैसे केमिकल हैं जो फलों को गंध प्रदान करते हैं, मतलब फलों में गंध जो होता है इन्हीं के कारण होता है। निर्मित कपड़े, ठीक है, पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। इनसे जो निर्मित कपड़े हैं वो किस नाम से बेचे जाते हैं? पॉलीकोट, ठीक है, पॉलीवूल और टेरिकॉट नाम से। टेरिकॉटन, आप बहुत सारे कपड़ों का इस तरह का नाम सुने होंगे, पॉलिस्टर भी सुने होंगे। इसमें कितना टेरिकॉटन है तो क्या है? जब हम बाजार में कपड़े लेने जाते हैं तो पूछते हैं दुकानदार से कि भाई इसमें कौन कौन सा आपने रेशा जो है वो मिलाया हुआ है, कौन किस किस रेशे से मिल करके ये कपड़ा बना हुआ है। इस तरह से हम पूछते हैं कि उसमें पॉलिस्टर है, टेरिकॉट है, क्या क्या है, ये सारा कुछ, कॉटन है, कितना मिक्स है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। अब जैसे नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। अब पॉलीकॉट पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण, ये पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल जो है वो पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण है। जो आप देख रहे हैं यहाँ कि जो पॉलीकॉट है वो पॉलिस्टर और कपास का है, ठीक है। पॉली और कॉट, कॉट से मैंने कॉटन, ठीक है। पॉली मीन्स पॉलीकॉट जो है वो पॉलिस्टर, पॉली लिया हुआ है, पॉलिस्टर का पॉली, और इसका लिया गया है कॉट, यानी कि कॉटन, कपास से कॉटन लिया गया है, तो ये पॉलीकॉट हुआ। फिर पॉलीवूल जो है वो पॉलिस्टर का पॉली लिया हुआ है और ऊल का लिया हुआ है वूल, वुलन का ऊल लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पॉलीकॉट क्या है, यानी कि पॉलिस्टर और कपास, कॉटन का मिश्रण है, और पॉलीवूल जो है वो पॉलिस्टर और ऊन का, यानी कि ऊल का मिश्रण है। इस प्रकार हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, पता है हमें, सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबल का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं। इनमें से क्या होता है, बहुत से प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है, ठीक है। ये ऊनी तो नहीं होते लेकिन ऊन के समान ही, उलेन जैसे ही दिखाई देते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एक्रिलिक कहलाते हैं, एक्रिलिक। अब देखते हैं कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। संश्लेषित जो रेशे हैं वो क्या होते हैं? गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। अब यह जो है इसका डिसएडवांटेज है कि यह भाई पिघल जाता है, और यह इसका क्या है, पिघलने वाला जो गुण है वह इसका एक हानिकारक गुण है। इसका मतलब डिसएडवांटेज है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो जाता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस प्रकार से आपको सुझाव दिया जाता है कि यदि आप कार्य करते हैं रसोई वगैरह में, उस टाइम इस तरह के कपड़ों का उपयोग ना करें। अब देखते हैं कि सभी संश्लेषित रेशे जो हैं वो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाता है से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं, ठीक है। जो संश्लेषित रेशे हैं वो पेट्रोलियम मूल, मतलब उसका जो मेन मूल होता है, यानी कि मेन सोर्स होता है, वह इसी कच्चे माल को पेट्रो रसायन कहते हैं इनको, से विविध प्रक्रमों द्वारा इसका विविध मतलब अलग अलग तरीकों से ये तैयार होते हैं। लेकिन उनका जो पेट्रोलियम है वो मेन सोर्स है। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के, मतलब उनके सदृश से जो होते हैं, पेट्रोलियम जैसे होते हैं, कि कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा उनका मतलब विभिन्न तरह से यूज करके बनाया जाता है। अब संश्लेषित रेशों के जो गुण धर्म होते हैं, भाई क्या क्या गुण धर्म है, संश्लेषित रेशों के क्या क्या गुण धर्म है, इसको हम पढ़ लेते हैं। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुण धर्म वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, क्या होते हैं, ये जल्दी सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ
कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। ये उनका एडवांटेज है कि भाई जल्दी ये सूख जाते हैं और अधिक चलते हैं, मतलब टिकाऊ होते हैं। ये सभी इसका गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है, प्लास्टिक को किस तरीके से बनाया जाता है, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक को देख लेते हैं। अब आप घर पर प्रतिदिन जो काम में आने वाले बहुत सी प्लास्टिक की वस्तु से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और अनेक उपयोगों की एक सूची बनाइए। आप एक तरह से उनका एक क्या बनाइए, वर्गीकृत कर लीजिए कि कौन जो है वो प्लास्टिक के हैं और कौन नहीं है। अब संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। संश्लेषित जो रेशे हैं उन्हीं की तरह ये क्या है, प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है। ये जो यूनिट होते हैं एक ही तरह के नहीं होते हैं। कुछ में यह रेखीय होती हैं तो अन्य में यह तिर्यकबद्ध यानी कि क्रॉस होती हैं, क्रॉसबद्ध होती हैं। और ये समझते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये तिर्यकबद्ध और क्रॉस का यहाँ पे रेखीय और क्रॉस का दिया हुआ है। तिर्यकबद्ध को ही क्रॉस बोलते हैं। ये आप एक तरह से रेखा में समझ सकते हैं और एक तरह से ये कैसे जटिलता से ये बनाए गए हैं, ये है क्रॉस व्यवस्था, क्रॉसबद्ध व्यवस्था, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई कैसे क्या कुछ आगे आपको बताया जाता है। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं, ठीक है। जो भी पॉसिबल आपके आकार हैं और साइज हैं उसमें क्या है, प्लास्टिक की वस्तुएं उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, ठीक है। जो प्लास्टिक है उनको पुनः चक्रण किया जा सकता है, उनको रिसाइकल किया जा सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे क्या किया जाता है, रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेल कर चद्दरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। ये क्या है कि प्लास्टिक का भाई एडवांटेज है कि इस तरह से प्लास्टिक बनाया जा सकता है, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि आप ये देख लिए कि भाई इनको रंगा जा सकता है, इनको पिघलाया जा सकता है, इनको फिर से दूसरी चीज़ों को बनाया जा सकता है। प्लास्टिक निर्मित विभिन्न वस्तुएं, प्लास्टिक से आप चेयर बनाए जाते हैं, बकेट बनाया जाता है, फिर ग्लास और खिलौने बनाए जाते हैं। ये सभी क्या है, प्लास्टिक से बनाए जाने वाले उत्पाद हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि पॉलीथीन, पॉली और एथीन, ठीक है। पॉली और एथीन क्या होता है, पॉलीथीन क्या होता है, प्लास्टिक का उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैली बनाने का काम आता है। ये क्या है, प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है जो पॉलीथीन थैलियों को बनाने में काम आता है। पॉली और एथिलीन से यह बना है और संयुक्त रूप से यह क्या कहलाता है, पॉलीथीन कहलाता है। प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, ठीक है। प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। वह क्या कहलाता है भाई, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है यानी कि उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है यानी कि वह घूम जाता है, अब थर्मोप्लास्टिक वो कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी यानी कि जो पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। पॉलीथीन और ये पीवीसी क्या है, थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इनका उपयोग खिलौने, कंघियों और विभिन्न प्रकार के पात्रों के निर्माण में क्या किया जाता है, बड़े पैमाने पर इनका यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कि कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ ऐसे प्लास्टिक हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो फिर उनको ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता है, मतलब उनको आप फिर से पिघला नहीं सकते हैं, नरम नहीं कर सकते हैं, उनको हीट करके उनको मुलायम नहीं बना सकते। ये क्या कहलाते हैं, थर्मोसेंटिक प्लास्टिक कहलाते हैं। वो आपका प्लास्टिक कहलाता था थर्मोप्लास्टिक और यह क्या कहलाता है, थर्मोसेंटिक कहलाता है। थर्मोप्लास्टिक होता है जिनको आप सफलतापूर्वक मोड़ सकते हैं, उनको विकृत कर सकते हैं, लेकिन ये जो थर्मोसेंटिक प्लास्टिक होता है उसका आप इस तरह से नहीं कर सकते, उसमें विकृति नहीं ला सकते। अब इसके क्या है, दो उदाहरण हैं, बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट और मेलामाइन क्या है, इस तरह से थर्मोसेंटिक प्लास्टिक के उदाहरण हैं। अब बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। जो बैकेलाइट होता है वह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तन के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। और मेलामाइन जो है, ठीक है, बैकेलाइट का इस्तेमाल देखा आपने, वह विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा का भी कुचालक होता है। और मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह क्या है, इसका बहुत उपयोग है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। जो मेलामाइन है वह क्या है, आग का प्रतिरोधक है, मतलब आग का वो प्रतिरोध करता है और अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता उसमें होती है। यह
फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब जहाँ पे आग है उसको बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब रसोई के बर्तन कपड़े बनाने में इसका उपयोग में लाया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। इस तरह से आप जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इससे क्या बनाया जाता है, आप देख सकते हैं कि स्विच वगैरह बनाए जाते हैं। और फिर जो थर्मोप्लास्टिक है इससे निर्मित जो पदार्थ हैं वो घरों में रखने वाले जो बर्तन वगैरह होते हैं उस वो बनाए जाते हैं। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, अब भाई ये ऑप्शनल कैसे होता चला जा रहा है, क्या है इसका ये देखते हैं। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, ठीक है, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगता है। ठीक है, प्लास्टिक का पात्र ही हमारे जहन में आता है कि भाई इनको रखने के लिए प्लास्टिक ही उपयोगी है। और वह प्लास्टिक क्या है कि इजीली हमारे बीच अवेलेबल हो जाता है और यह हमारे जीवन में इस तरह से घुस चुका है कि इसको नकारना भी अब असंभव सा लगता है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है भाई, इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी। ठीक है, कोई भी चीज़ें तभी फेमस होती हैं जब उनमें क्या हो, गुण हो और वो हमें अच्छी लगने लगे, यानी कि उनके रंग बिरंग का होना, इनके कीमत में भी कम, मतलब और सभी धातुओं की अपेक्षा इनका कीमत कम होता है, हल्के होते हैं ये, और भी इनका बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए ये क्या हुए हमारे जीवन में इस तरह से प्रवेश कर गए। अब धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि धातु के जगह ये कैसे धीरे धीरे ले रहे हैं। आइए अब प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करते हैं। जो इसके अभिलाक्षणिक गुण हैं इसकी हम विवेचना करते हैं और देखते हैं। प्लास्टिक अनभिक्रियाशील, प्लास्टिक है जो कैसे अनभिक्रियाशील है, इसके गुण को देखते हैं। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लगता है। ठीक है, क्या होता है, उनमें जंग लग जाता है। परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। भाई लोहे हैं, क्या है, उनमें जंग लग जाता है, इनमें इस तरह की बातें नहीं होती हैं, इसलिए इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है किसी भी प्रकार के किसी भी पदार्थ को संचयन के लिए, मतलब उनको बचाने के लिए इस तरह से प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। अब क्या है, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है, मतलब यह टिकाऊ भी होता है। प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न प्रकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं, उपयोग इनके किए जाते हैं। तो ये थे कुछ इसके उपयोग। अब प्लास्टिक सुचालक, ठीक है, प्लास्टिक सुचालक इसको देखते हैं। आपने ऊपर सीखा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ठीक है, प्लास्टिक किसका कुचालक है, प्लास्टिक कुचालक, माफ कीजिएगा, प्लास्टिक कुचालक के बारे में हम देखते हैं, कुचालक है। अब आपने ऊपर सीखा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ठीक है, हमने देख लिया है कि ऊष्मा और विद्युत का यह क्या है, कुचालक है। इस बॉक्स को देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उपयोग में व्यापक, ठीक है, उपयोग होता है। स्वास्थ्य का जो आप जैसे हेल्थ है उसके देखभाल में इसका उपयोग क्या होता है, उद्योग में इसका उपयोग ज़्यादा होता है, व्यापक होता है। इनके उपयोग के कुछ उदाहरण हैं, दवा की गोलियां, टिकियों के पैक करने हेतु, और क्या होता है, घावों के सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने, ये सभी क्या हैं, प्लास्टिक के ही बने होते हैं। ठीक है, अब माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु जो विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं, क्या है भाई, वो प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं। अब माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक का कितना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है और यह इसीलिए हमारे लाइफ में प्रवेश किया है। ठीक है, अब टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम में आता है। ठीक है, यह क्या होता है, टेफ्लॉन को एक परत लेयर चढ़ा दिया जाता है जिससे क्या होता है कि तेल जल चिपकता नहीं है, इस पर तेल और पानी जो है वह चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम में आता है। अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे यह टेबल दिया हुआ है और यह टेबल में बताया गया है। इस टेबल को पहले बाद में देखते हैं, उसके बाद इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। अब अग्निशह प्लास्टिक, यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, परंतु
यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर जो मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। ठीक है, आग पकड़ती भी है प्लास्टिक से, यानी कि ऐसे ऐसे प्लास्टिक हैं जो आग में बहुत जल्दी से जल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लास्टिक हैं जो क्या हैं, वो जलते नहीं हैं और उनका लेयर चढ़ाया रहता है आग से बचाने के लिए। यानी कि जो मेलामाइन प्लास्टिक है, ये इसकी जो परत होती है वो किस पे चढ़ाई जाती है, जो अग्नि शमन वाले कर्मचारी होते हैं, आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं, उनको फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, उनके कपड़े पर भी मेलामाइन की प्लास्टिक की परत ही चढ़ाई जाती है जो अग्निरोधक का कार्य करती है और उस कपड़े को अग्निरोधक बनाती है। अब प्लास्टिक और पर्यावरण, ठीक है, प्लास्टिक और पर्यावरण क्या है, यह हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी है, घातक है, इसको देखते हैं। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैले में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। भाई ऐसे तो किसी भी चीज़ को आप ला नहीं सकते। दूध की थैली से लेकर के बाजार में जितने भी आप सामान खरीदने जाएं वह क्या होती हैं, प्लास्टिक की थैलियों में ही हमें मिलती हैं, और वो पैक्ड रूप में भी प्लास्टिक की थैलियों में ही आती हैं। यह क्या है, यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता है और फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। इस तरह से क्या होता है, यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। अब देखते हैं कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। जो मतलब वो कंपोज्ड और डिकम्पोज्ड होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं कि जिनको आप अपघटित कर सकते हैं वह क्या होते हैं, जैव निम्नीकरण होते हैं। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते वह जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक को क्या होता है कि प्राकृतिक विधि के द्वारा अपघटित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होता है। ठीक है, बहुत टाइम लगते हैं इसको अपघटित होने में, इसका निम्नीकरण करने में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन, यह सारणी दिया हुआ है, कौन सी जो वस्तुएं हैं वह कितना टाइम लेती हैं। इस तरह से अपशिष्ट के प्रकार है, यह सब्जी, फल, छिलके, बचा हुआ भोजन, ये 1 से 2 सप्ताह में हो जाते हैं, यह जैव निम्नीकरणीय है। ठीक है, इनको क्या करते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो खा पका के बराबर कर देते हैं, इस तरह से। अब क्या देखते हैं कि कागज़ है, यह 10 से 30 दिन लगता है, और सूती कपड़ा है 2 से 5 माह लगते हैं, ये सभी क्या है, जैव निम्नीकरणीय है। लकड़ी है, ये भी जैव निम्नीकरणीय है। ऊनी वस्त्र है, लगभग 1 वर्ष लगते हैं इसमें। लकड़ी है, इसमें 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन ये सभी क्या है, जैव निम्नीकरणीय हैं। अब हम देखते हैं कि जैव अनिम्नीकरणीय कौन कौन सी वस्तुएं हैं। टीन, एल्युमिनियम और अन्य धातु के डिब्बे, ये क्या होता है, इनको आप अपहरासित होने में, यानी कि इनका विघटन में 100 से 500 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, जो धातु होते हैं उनको अपघटित करने में, उनको मतलब उनका क्षय करने में क्या 100 से 500 वर्ष लग सकते हैं, और ये जैव अनिम्नीकरणीय हैं। ये जीवाणुओं और जो प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं उनके द्वारा ये अपघटित नहीं होते हैं, प्राकृतिक विधियों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। अब प्लास्टिक थैलियाँ, ये क्या है कि इसका तो आप धातु का एक टाइम बॉन्ड भी देख रहे हैं कि लगभग 100 से 500 वर्ष में ये हो जाएंगे। ठीक है, इनका अपघटन हो जाएगा, बट आप यहाँ प्लास्टिक की थैलियों में देख रहे हैं कि इनका भाई कई वर्ष, कोई निश्चित टाइम बॉन्ड नहीं है कि इनको अपघटित होने में, इनको गलने में, इनको सड़ने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इस तरह से प्लास्टिक कितना ज़्यादा हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। अब देखते हैं कि प्लास्टिक जो है वह अपघटित होने में कई वर्ष लेते हैं, ऊपर आपने टेबल में देख लिया। अब यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है, यह पूर्ण रूप से जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। भाई जलाने के बाद भी यह क्या करता है, इस तरह से प्रभावित करता है हमारे पर्यावरण को। एक तो जल्दी जलता नहीं है, जलने के बाद भी खराब धुएं और धुएं को देता है, और इस तरह से पर्यावरण को, हमारे हवा को भी दूषित करता है। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए और कपास, जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण करिए। जो आप ऊपर पढ़े हैं कि जैव निम्नीकरणीय कौन है और जैव अनिम्नीकरणीय कौन है, इस तरह से। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए। ठीक है, जो 5R सिद्धांत हैं उनको याद रखिए। उपयोग कम करिए, यानी कि रिड्यूस, पुनः उपयोग करिए, रीयूज और पुनः चक्रित करिए, यानी कि रिसाइकल, पुनः प्राप्त कीजिए यानी कि रिकवर, और उपयोग ना करना, रिफ्यूज। ये आप
5 आर को ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार की जो आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी हो। ठीक है, इस प्रकार की आदतें हमें क्या करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए। अपनी पीढ़ियों में भी ऐसी आदतें ही डालनी चाहिए जो क्या हो, पर्यावरण की हितैषी हो, पर्यावरण के हित में हो। अब क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है? अब यहाँ इस बॉक्स को देखते हैं। ऐसे कचरे का आपने ढेर देखा है जहाँ पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही हों? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल जाते हैं। क्या करते हैं भाई, ये रैपर भी निगल जाते हैं। रोटी और अक्सर खाना जो घर में बचता है उसको पॉलीथीन में करके लोग फेंक देते हैं कूड़े में, और वहाँ से पशु क्या करते हैं, उसको खाना के साथ, रोटी के साथ प्लास्टिक भी खा लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। ठीक है, जो आप इस तरीके से अविवेकपूर्ण कार्य करते हैं वह क्या होता है, गाय और जो भी अन्य पशु हैं वो खाते हैं उसको, वो उनके मौत का भी कारण बन जाता है। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नलियों को रोक देती हैं। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थ के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपने घरों की भांति ही हमें सार्वजनिक स्थानों को भी साफ सफाई रखने का ख्याल करना चाहिए। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे? आपके विवेक में ऐसा क्या कार्य आता है, वह आप अपने विवेक से जरूर करेंगे। रेसा विवेक। ठीक है, अब देखते हैं यह क्या है। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। प्लास्टिक की जो थैली है वह उसको आप जलाशय में या सड़क पर नहीं फेंकें। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। ठीक है, अब प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे का प्रयोग में लाइए। इस तरीके से आप भाई प्लास्टिक को जितना उपयोग है वह कम से कम कीजिए। अब आपने क्या सीखा इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या कुछ सीखा इस चैप्टर से, इसको पढ़ देता हूं मैं। अब संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। ठीक है, बहुलक को आप समझ चुके होंगे। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशों यानी कि पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। ठीक है, संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से, बाल्टियां, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयान, जलयान, अंतरिक्षयान, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोग में भी किया जाने लगा है इसका उपयोग जो है। ठीक है, संश्लेषित रेशे का। अब हम देखते हैं कि संश्लेषित रेशों के बृहत निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर इन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और ये एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। इनके क्या किए गए हैं, इस तरह से नाम दिए गए हैं। संश्लेषित रेशों के एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। अब विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवशोषण क्षमता, दहन प्रकृति और मूल्य, चिरस्थायित्व आदि गुणों से परस्पर भिन्नता रखते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग, ये कोई कम टिकता है, कोई ज़्यादा टिकता है, इस तरह से सब अलग अलग इनके गुण होते हैं। अब आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी ओर है। बात सही है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जलाने पर ये विषैले गैस उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डालने से क्या करते हैं, इन्हें अपभ्रष्ट होने में कई वर्ष तक लग जाते हैं। इनका अपघटन जल्दी नहीं हो पाता है। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के कारण होता है। ठीक है, यह जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदाय के पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम कर सकें। ठीक है, आप एक जिम्मेवार नागरिक की भांति इसका उपयोग करें। और यहाँ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आप जरूर इनका नोट्स बनाते चलेंगे। हम 8 क्लास में पहुँच गए हैं, 6, 7 को ख़त्म कर लिया, 8 में आ गए। अब धीरे धीरे 8 खत्म होगा, फिर 9th क्लास का हम लोग पढ़ने लगेंगे। क्या आप जानते हैं, इसको हम देख लेते हैं, इसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे, इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। अब नाइलॉन रेशम जैसा दिखता है। नाइलॉन कैसा दिखता है, रेशम के जैसा दिखता है। यह प्रबल और लचीला होता है। जब 1939 में नाइलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुण ने जनता में आसानी अथवा
क्या किया, इसके जो मोहक गुण हैं यानी कि जो भी इसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखते थे उसके कारण ये क्या हुए, आसानी से हमारे बीच आ गए। ठीक है। और नायलॉन ने क्या किया, हमारे बीच में उन्माद उत्पन्न कर दिया इसके उपयोग का। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी। जो महिलाएं थीं वो जो सॉक्स पहनती थी ये बहुत ज़्यादा डिमांड में होता था। परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 39 से 45 के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैरासूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह 39 में ही यह सामने आया, और वो 39 से 45 के बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद से इसका यूज़ क्या किया जाने लगा, पैरासूट बनाने में किया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो उनकी पूर्ति मांग के अनुसार नहीं हो सकी। इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। ठीक है, इसके लिए, इस उत्पाद के लिए क्या था, भारी काला बाजार था। एक जोड़ा मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे, यानी कि देखा जाता था कि लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। इसके मोजे को खरीदने के लिए कई कई घंटे तक लाइन में लगना पड़ता था। टिकाऊ होता है, बहुत ज़्यादा टिकता है, जल्दी धुल जाता है, इसलिए इसका उपयोग जो है वो ज़्यादा हो रहा था मोजे और भी कपड़ों के रूप में। और यह क्लास जो है हमारा यहीं समाप्त हो जाता है, और मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।